स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं वेन आरेख। पिछली वीडियो में हमने समुच्चय, समुच्चय के प्रकार, उपसमुच्चय और अंतराल के बारे में पढ़ रखा है। आज हम वेन आरेख पढ़ेंगे। वेन आरेख का अर्थ होता है समुच्चयों को निरूपित करने वाले आरेख। समुच्चय को निरूपित करने वाले आरेख को हम वेन आरेख कहते हैं। इसमें दो प्रकार के समुच्चय होंगे। पहला होगा समष्टि समुच्चय या सार्वत्रिक समुच्चय और दूसरा होगा उपसमुच्चय। हमने पढ़ रखा है कि समष्टि समुच्चय या सार्वत्रिक समुच्चय किसे कहते हैं, जिसके अंतर्गत सभी समुच्चय आते हैं और उसके अंतर्गत जितने भी समुच्चय आएंगे हम उन्हें किसका उपसमुच्चय कहेंगे, इस समष्टि समुच्चय का उपसमुच्चय कहेंगे। तो समष्टि समुच्चय को हम आयत द्वारा दर्शाते हैं। मैंने यहाँ आयत बना रखा है और उसके उपसमुच्चय को हम एक वृत्त द्वारा दर्शाते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ बना रखा है। अब हम इसका उदाहरण देखेंगे। उदाहरण में लिखा हुआ है यू क्या है, यह एक समष्टि समुच्चय है। यह एक समष्टि समुच्चय है और ए इसका उपसमुच्चय है। तो अब हम इसको वेन आरेख में दर्शाएंगे। तो सबसे पहले समष्टि समुच्चय के लिए हम एक आयत बनाएंगे। हमने यहाँ एक आयत बना रखा है और इसे क्या नाम दिया है हमने, यू। अब इस समष्टि समुच्चय में कितने अवयव हैं, 1 से लेकर 7 तक। तो हम जब भी बनाएंगे तो हम समष्टि समुच्चय के अंतर्गत पहले इन अवयवों को दर्शाएंगे। तो हम इसे लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब इस समष्टि समुच्चय के अंतर्गत ही ये ए जो है उपसमुच्चय उपस्थित होगा। तो अब आपके मन में सवाल होगा कि हम इसे वृत्त के रूप में 1, 3, 5, 7 को किस प्रकार दर्शा सकते हैं। तो अगर हम इस प्रकार से वृत्त बनाते हैं तो इसके अंतर्गत लगभग सभी अवयव क्या हो गए, सम्मिलित हो गए। नहीं है, वेन आरेख बनाने का यह तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। वेन आरेख बनाने का सबसे सरल तरीका है, हम देखेंगे कि प्रश्न में दिया गया है। प्रश्न में क्या दिया गया है, प्रश्न में दिया गया है एक इसका उपसमुच्चय है, इस समष्टि समुच्चय यू का उपसमुच्चय है। तो सबसे पहले हम किसे दर्शाएंगे, हम दर्शाएंगे ए को। तो हम इस आयत के अंतर्गत एक के लिए एक वृत्त बनाएंगे। इस वृत्त को हम ए नाम देंगे और इसके अंतर्गत जो अवयव है 1, 3, 5 और 7, तो हम लिखेंगे 1, 3, 5 और 7। हमने 1, 3, 5 और 7 को किसके अंतर्गत लिख दिया, ए के अंतर्गत लिख दिया। अब चूंकि ए यू का उपसमुच्चय है तो ए के अंतर्गत इन अवयवों को छोड़कर, ए में जो ये अवयव आए हैं इनको छोड़कर हमारे पास बचेंगे 2, 4, 6। क्या क्या बच रहे हैं, 2, 4 और 6। तो बचे हुए अवयवों को हम इस प्रकार दर्शा सकते हैं। हम लिख सकते हैं 2, 4 और 6। तो इस प्रकार हम वेन आरेख द्वारा इस समुच्चय को निरूपित कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे इस प्रकार से छायांकित भी कर सकते हैं। इसी प्रकार आप प्रश्नावली में दिए प्रश्नों से समुच्चय को वेन आरेख द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके बाद अब हम पढ़ने वाले हैं समुच्चयों का संघ, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। इस उदाहरण में मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना चाहती हूँ। अगर यहाँ एक समष्टि समुच्चय इस प्रकार दिया गया है 5, 6 तथा ए इसका क्या है, उपसमुच्चय है। ए के अंतर्गत आ रहे हैं 2, 4, 6, 8 और 10। अब ए के अंतर्गत एक और उपसमुच्चय आ रहा है जिसे हम कहेंगे बी। बी के अंतर्गत आ रहे हैं केवल 4, 6 और 8। यहाँ हमने 3 समुच्चय ले रखे हैं। यह समष्टि समुच्चय है। अब इसके अंतर्गत एक उपसमुच्चय ए है और ए के अंतर्गत उपसमुच्चय क्या है, बी है। हम इसे इस प्रकार दर्शाएंगे, ए जो है उपसमुच्चय है किसका, इस समष्टि समुच्चय का, और बी जो है उपसमुच्चय है किसका, इस ए का। ठीक, अब हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, बी उपसमुच्चय है ए का और ए उपसमुच्चय है इस समष्टि समुच्चय यू का। अब इसे हम वेन आरेख द्वारा दर्शाएंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक आयत। अब मैंने सिखा रखा है कि आयत के अंतर्गत हम सबसे पहले इस उपसमुच्चय को बनाएंगे। तो हम सबसे पहले ए को दर्शाएंगे। हमने ए को दर्शाया। इसके अंतर्गत 2, 4, 6, 8 और 10 आते हैं। 2, 4, 6, 8 और 10 हमने 2, 4, 6, 8 और 10 लिख दिए। अब इसी के अंतर्गत आता है बी।
ए के अंतर्गत क्या आता है, बी। हम देख रहे हैं कि बी जो है ए का उपसमुच्चय है, ए जो है यू का उपसमुच्चय है। तो अभी हमने जो तरीका अपनाया यह क्या है, गलत है। हमेशा जब भी वेन आरेख बनाए तो सबसे पहले हम किसे दर्शाएंगे, हम सबसे छोटे जो उपसमुच्चय है। तो यहाँ सबसे छोटा उपसमुच्चय कौन है, बी है, जिसके अंतर्गत कम अवयव है। बी जो है ए के अंतर्गत आ रहा है और ए जो है यू के अंतर्गत आ रहा है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे बी को। बी के अंतर्गत आएंगे 4, 6 और 8। अब ये बी किसके अंतर्गत आता है, बी जो है ए के अंतर्गत आता है। अब हम बनाएंगे बी के बाहर ए को। बी ए का उपसमुच्चय है तो बी ए के अंतर्गत आएगा। ये था बी। अब हम बनाएंगे ए। तो ए में अब कौन कौन से अवयव बच गए, 4, 6 और 8 को छोड़कर बच गए हैं क्या चीज़, 2 और 10। हमने लिख दिया 2 और 10। अब हम देखेंगे ए किसका उपसमुच्चय है, ए जो है यू का उपसमुच्चय है। तो अब यू के अंतर्गत कौन से अवयव बच गए हैं, तो हम देखेंगे 2, 4, 6, 8 और 10 को छोड़कर यहाँ बच गए हैं 1, 3, 5, 1, 3, 5, 7 और 9। तो आप भी इसी तरीके से वेन आरेख बना सकते हैं, लेकिन इसका नियम क्या है, सबसे पहले आप सबसे छोटे उपसमुच्चय को बनाएंगे, उसके बाद समुच्चय को बनाएंगे जिसके अंतर्गत वह आता है। अब हम पढ़ेंगे समुच्चयों का संघ, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ और असंयुक्त समुच्चय। समुच्चयों का संघ से अर्थ है अगर दो समुच्चय ए और बी दिए गए हैं, दो समुच्चय ए और बी दिए गए हैं, तो इसमें सम्मिलित होने वाले सभी अवयवों को हम क्या कहेंगे, समुच्चयों का संघ। और इसे हम ए यूनियन बी, इस चिन्ह को हम कहते हैं यूनियन, इसे हम कहते हैं ए यूनियन, या हिंदी में बोलेंगे तो लिखेंगे संघ। हम ए और बी में सम्मिलित होने वाले सभी अवयवों को जब जोड़ देंगे तो जो समुच्चय प्राप्त होगा उसे हम कहेंगे समुच्चयों का संघ। और इस समुच्चय के अंतर्गत, इस समुच्चय ए यूनियन बी के अंतर्गत जो अवयव होंगे, मान लेते हैं इसके अंतर्गत x अवयव है, यह x या तो a में होगा या तो b में होगा। मैंने या शब्द का उपयोग किया है, या से अर्थ है, मैंने बोला कि a में सम्मिलित होने वाले सभी अवयव तथा b में सम्मिलित होने वाले सभी अवयवों को जब हम जोड़ देंगे तो जो यूनियन प्राप्त होगा या जो समुच्चय प्राप्त होगा उसे हम समुच्चयों का संघ कहेंगे। हम उदाहरण से समुच्चयों का संघ, हम सबसे पहले उदाहरण से समझेंगे समुच्चयों का संघ क्या है। हम इसे उदाहरण द्वारा ही समझने का प्रयास करेंगे। हम लेते हैं यू क्या है, एक षष्ठी समुच्चय है जिसके अंतर्गत 1 से लेकर 10 तक अवयव आते हैं। अब इसके अंतर्गत मैं एक और समुच्चय ले रही हूँ ए, जिसमें 1, 2, 3, 4 इस प्रकार के अवयव आ रहे हैं, और बी दूसरा समुच्चय ले रही हूँ जिसमें 3 इस प्रकार के अवयव है, 1, 3, 5, 7 और 9। अब हम इसे वेन आरेख द्वारा दर्शाएंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे u के लिए एक आयत। हमने u के लिए एक आयत बनाया। अब हम देखते हैं यहाँ a और b दो क्या है, उपसमुच्चय है। लेकिन जब भी हम वेन आरेख बनाएं तो हमें ये देखना है, जब भी हम किसकी बात करें, समुच्चयों के संघ की बात करें, तो हमें क्या देखना है कि a में और b में कौन कौन से अवयव उभयनिष्ठ हैं। तो हम देखते हैं यहाँ 1 और 1, 3 और 3 क्या है, उभयनिष्ठ है। तो हमें पता चल रहा है कि a और b क्या है, a और b में 2 अवयव उभयनिष्ठ है। तो हम उसे कुछ इस प्रकार से बनाएंगे, और जो अवयव उभयनिष्ठ है उसे हम ऐसे लिख देंगे 1 और 3, 1 और 3, जो a में भी है और जो b में भी है। यह पूरा a है जिसमें 1 और 3 है, यह पूरा b है जिसमें 1 और 3 है। तो जो दोनों के उभयनिष्ठ अवयव है वह है 1 और 3। अब a में बच रहा है 2, a में बचा है 4, b में बचे गए 5 और 7 और 9, 3 अवयव b में बच गए। जब हम समुच्चयों का संघ निकालेंगे तो हम लिखेंगे a यूनियन b। हम लिखेंगे क्या, a यूनियन b। और इसके अंतर्गत कौन से अवयव आएंगे,
इस ए यूनियन बी में कौन कौन से अवयव आएंगे? तो समुच्चय का सबसे पहला गुण है जितने अवयव ए के हैं और जितने अवयव बी के हैं उनमें उभयनिष्ठ अवयवों को हम केवल एक बार लिखेंगे और बाकी सभी अवयवों को जैसे का तैसा लिख देंगे। तो ए और बी में हमने सबसे पहले क्या पहचान किया कि कौन से अवयव उभयनिष्ठ है, तो हमने देखा कि 1 और 3 क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है। अब ए में क्या बचे 2 और 4, तो हम लिख देंगे 2 और 4। बी में क्या बच रहे हैं 5, 7 और 9, तो बी का अवयव 5, 7 और 9। तो हमारे पास जो ए यूनियन बी आएगा उसके अंतर्गत ए के सभी अवयव होंगे और बी के भी सभी अवयव होंगे। तो अब हम इसे रोस्टर रूप से समुच्चय निर्माण रूप में जब लिखेंगे तो हम लिखेंगे x ऐसा अवयव है जो या तो ए में है या तो बी में है। तो या तो ए में है या तो बी में है। तो एक या तो ए में है, एक या तो बी में है, 2 या तो ए में है, 2 या तो बी में है। तो हम यहाँ देखते हैं 2 या तो ए में है, तो यहाँ 2 जो है वो ए में है लेकिन 2 बी में नहीं है। लेकिन यूनियन के अंतर्गत जो अवयव आए हैं उसमें का ये 2 जो है हम बता सकते हैं या तो यह ए में होगा या तो यह बी में होगा। तो यहाँ जो महत्वपूर्ण बात है, इस चिन्ह को हम किस प्रकार याद रखेंगे, या से। और ए यूनियन बी के अंतर्गत जो भी अवयव आएंगे वो या तो ए के अवयव होंगे या तो बी के अवयव होंगे। तो हम इसे इस प्रकार छायांकित करेंगे, ए यूनियन बी, इसे लिखेंगे ए यूनियन बी, इन दोनों को मिला के ए यूनियन बी। अब हम देखते हैं इस समष्टि समुच्चय का कौन सा अवयव बच गया है, तो यहाँ 10 बच गया है और हम इसे इस प्रकार दर्शा देंगे। इसी प्रकार हम समुच्चयों के सर्वनिष्ठ को भी समझेंगे। अब हम पढ़ेंगे समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, इसे लिखते हैं ए सर्वनिष्ठ बी, ये जो है सर्वनिष्ठ का चिन्ह है। अब ए सर्वनिष्ठ बी को भी हम वेन आरेख द्वारा दर्शाएंगे और लिखेंगे यह यू है। अब यहाँ भी पहला काम वही होगा, उभयनिष्ठ देखना, तो 1 और 3, 1 और 3 यहाँ उभयनिष्ठ है, तो हम बनाएंगे ए और बनाएंगे बी। ए और बी बनाने के बाद अब मैंने पहले भी यूनियन पढ़ाया है, मतलब संघ पढ़ाया है, उसमें भी हमने सबसे पहले क्या देखा है, उभयनिष्ठ देखा है। अगर दोनों ही समुच्चय में उभयनिष्ठ अवयव नहीं है तो वह इस प्रकार से चिन्हित या रेखांकित नहीं किए जाएंगे। इसका कारण मैं इसके बाद वाले। अब सबसे पहले हमें देखना है उभयनिष्ठ, तो यहाँ है 1 और 3 उभयनिष्ठ है, हम उसे इस उभयनिष्ठ भाग में लिखेंगे। अब इसे हम नाम देंगे ए, इसे हम नाम देंगे बी। ए के अंतर्गत 2 और 4 बच गए हैं, बी के अंतर्गत 5 और 7 बच गए हैं। अब मैंने कहा कि समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, तो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ याद रखने का तरीका है जो भी अवयव क्या होंगे, उभयनिष्ठ होंगे। जो भी अवयव उभयनिष्ठ होंगे केवल उन्हें ही हम समुच्चयों के सर्वनिष्ठ में दर्शाएंगे। तो 1 और 3 दोनों में उभयनिष्ठ है, तो हम बाकी के अवयवों को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो ए सर्वनिष्ठ बी में जो अवयव आएंगे, ए सर्वनिष्ठ बी में जो अवयव आएंगे वह होंगे 1 और 3। 1 और 3 के अलावा यहाँ कोई भी दूसरा अवयव सम्मिलित नहीं होगा। पहले हमने क्या किया, पहले हमने ए में जितने अवयव थे, बी में जितने अवयव थे, दोनों में जो उभयनिष्ठ अवयव थे उन सबको मिला के ए यूनियन बी में लिख दिया था। लेकिन अब हम क्या करेंगे, केवल उभयनिष्ठ अवयवों को लिखेंगे और इन्हें समुच्चय निर्माण रूप में हम इस प्रकार दर्शाएंगे। x ए सर्वनिष्ठ बी के अंतर्गत x एक अवयव है जो किस में होगा, ए में भी होगा और किस में होगा, x जो है बी में भी होगा। हम यहाँ देख रहे हैं एक जो है वो ए में भी है, एक जो है वो ए में भी है और एक जो है वह बी में भी है, 3 जो है वह एक में भी है, 3 जो है वह बी में भी है। तो यहाँ जो शब्द आएगा सर्वनिष्ठ के लिए वह क्या आएगा, और का। जो अवयव दोनों में होंगे केवल वही अवयव जो होंगे इसके अंतर्गत आएंगे। अब मैं यहाँ
असंयुक्त समुच्चय के बारे में पढ़ाऊंगी। तो अगर यू कोई समष्टि समुच्चय है जिसके अंतर्गत ये 5 अवयव आते हैं, ए जिसके अंतर्गत 1 और 2 आ रहे हैं, और बी जिसके अंतर्गत 6, 7 बी जिसके अंतर्गत 3 और 4 ये अवयव आते हैं। तो अब हम इसे वेन आरेख में दर्शाएंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे यू। हमने बनाया यू के अंतर्गत हम बनाएंगे ए, और पहला काम मैंने क्या कहा है, पहला काम है देखना कि दोनों में क्या कोई उभयनिष्ठ है। तो हम देख रहे हैं इस ए और बी में कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है, तो हम बनाएंगे ए और हम बनाएंगे बी। अब दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है तो हम इनका जो सर्वनिष्ठ है वह नहीं लेंगे, या दोनों में उभयनिष्ठ अवयव को वेन आरेख में नहीं दर्शाएंगे। और ए के अंतर्गत 2 अवयव है, एक और 2, बी के अंतर्गत 2 अवयव है, 3 और 4। तो इस प्रकार जो समुच्चय आएगा उसे असंयुक्त समुच्चय कहेंगे। और इसे दर्शाएंगे कैसे, ए इंटरसेक्शन बी में, मतलब ए सर्वनिष्ठ बी में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है। ए सर्वनिष्ठ बी जो है यह पूरी तरीके से क्या है, खाली यहाँ पर इन दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ अवयव नहीं है। अब हम दर्शाएंगे ए ऋण बी को, तो हम पहले की तरह ही बनाएंगे यू। अब हम देखेंगे यहाँ ए बी 2 उप समुच्चय दिए गए हैं जिसके अंतर्गत 1 और 3 क्या है, उभयनिष्ठ है। पहले की तरह ए और बी बनाएंगे। ए और बी में उभयनिष्ठ है 1 और 3। ए में बच रहे हैं 2 और 4, और बी में बच रहे हैं 5, 7 और 9, 5, 7 और 9। अब 6 और 10। अब हम देखते हैं कि ए ऋण बी का अर्थ होता है कि x एक ऐसा अवयव होगा जो ए के अंतर्गत होगा, और यह x जो है b के अंतर्गत नहीं होगा। मतलब a में से b के हिस्से को हम पूरी तरीके से क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो x एक ऐसा अवयव है जो सिर्फ a में है। इस ए ऋण बी के अंतर्गत ऐसे ही अवयव आएंगे जो सिर्फ ए में होंगे और बी में नहीं होंगे। तो अब हम इन्हें दर्शाएंगे। तो देखेंगे जो सिर्फ ए में होंगे, तो जो सिर्फ ए में है वह क्या है, 2 और 4। तो ए ऋण बी के अंतर्गत क्या क्या आएंगे, 2 और 4। 1 और 3 बी में भी है, तो x वो अवयव है जो बी में सम्मिलित है। तो यहाँ 1 और 3 जो है बी में सम्मिलित है, तो यह जो है इस उप समुच्चय ए ऋण बी के अंतर्गत नहीं आएंगे। हम इसे लिखेंगे ए में से बी वाले हिस्से को हमने पूर्णतः घटा दिया। अब बी ऋण ए, हम इसी उदाहरण द्वारा इसे समझते हैं। उभयनिष्ठ है 1 और 3, इसके ए के अंतर्गत बच गए हैं 2 और 4, बी के अंतर्गत 5, 7 और 9, और यहाँ बच रहे हैं 6 और 10। अब बी ऋण ए, तो बी ऋण ए के अंतर्गत कैसे अवयव आएंगे, बी ऋण ए के अंतर्गत कैसे अवयव आएंगे, x वही अवयव आएगा जो बी में है और जो ए में नहीं है। तो केवल बी के अवयव आएंगे और जो अवयव ए में है वह अवयव नहीं आएगा। तो हम देख रहे हैं कि 1 और 3 ए में भी है, 1 और 3 ए में भी है, और 2 और 4 क्या है, ए में आते हैं। तो बी के वही अवयव जो ए में नहीं है, बी के वही अवयव जो ए में सम्मिलित नहीं है। तो इसे हम दर्शाते हैं बी ऋण ए से। अब हम पढ़ेंगे समुच्चय का पूरक। तो अब हम दर्शाते हैं u को
तथा ए को दर्शाते हैं हम 1, 3, 5, 7 और 9 से। इसे हम वेन आरेख में दर्शाएंगे। यहाँ लिखेंगे U और यहाँ लिखेंगे A के अंतर्गत आते हैं 1, 3, 5, 7 और 9। बचे क्या 2, 4, 6, 8 और 10। तो यह जो है यह A है। तो अब मैं पूछूंगी कि ऐसे अवयव बताएं जो A में सम्मिलित नहीं है लेकिन वह U के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसे अवयव कौन से होंगे? ऐसे अवयव को ही हम पूरक कहेंगे। किसका पूरक? A का पूरक। A का पूरक, हम इसे ही क्या कहेंगे? A का पूरक। तो मैंने कहा U के अंतर्गत आता है A, और A में जो अवयव नहीं आएंगे लेकिन U में है। A के अंतर्गत जो अवयव नहीं है और ये अवयव कहाँ है? U में है। तो इसे ही हम A के पूरक से दर्शाएंगे। तो यहाँ हम देखते हैं, यहाँ 1, 3, 5, 7, 9 A में है, 1, 3, 5, 7, 9 A में है। इन्हें छोड़कर बच रहे हैं यहाँ 2, 4, 6, 8 और 10। क्या बच गए? 2, 4, 6, 8 और 10। और इसे ही हम क्या कहेंगे? पूरक। किसका पूरक? A का पूरक। तो ये पूरा हिस्सा U के अंतर्गत A को घटाने के बाद, U के अंतर्गत A को घटाने के बाद जो हिस्सा बचेगा उसे ही हम क्या कहेंगे? A का पूरक कहेंगे। उस उपसमुच्चय के उन अवयवों को छोड़कर, इस A के, इस 1, 3, 5, 7, 9 को छोड़कर जो बाकी हैं, तो क्या क्या बाकी है यहाँ? 2, 4, 6, 8 और 10। यही किसके अंतर्गत आएंगे? समुच्चय A के पूरक के अंतर्गत आएंगे। अब इसके कुछ प्रगुण दिए गए हैं। कहने का मतलब ये है कि A के पूरक का पूरक क्या होता है? A होता है। A के पूरक का पूरक क्या होता है? A होता है। और हम उदाहरण देखेंगे। A के पूरक का यूनियन लेंगे A के साथ। A के पूरक को A के साथ जब जोड़ देंगे, इसका अर्थ होता है योग। इसका अर्थ क्या होता है? योग। A का पूरक और A यह मिला के क्या बनता है? पूरा पूरा। दूसरा प्रगुण देखेंगे। दूसरा प्रगुण कहेगा A के पूरक का सर्वनिष्ठ लेंगे A के साथ, तो यहाँ कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि दोनों में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है। आप भी इसी प्रकार के प्रगुण जो पुस्तक में दिए गए हैं उन्हें एक बार पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, और साथ ही उन्हें वेन आरेख में दर्शाकर हल करने की, या जो प्रगुण दिए गए हैं यह सत्य है या नहीं। आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के बाद अध्याय 1 के लगभग हर टॉपिक को मैंने कवर कर लिया है। अगली वीडियो में हम संबंध और फलन के अध्याय 2 को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इस वीडियो में कहाँ डाउट आया है। इसी प्रकार की और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।